Good morning, everyone. I hope बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर है. नमस्ते सर. नमस्कार नमस्कार. गुड मॉर्निंग एवरीवन. बच्चों आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 2. उससे पहले थोड़ा सा पिछले चैप्टर का थोड़ा बहुत डिस्कशन रह गुड गया. मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग. बैठ जाइए. गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग. तो यस सर. गुड मॉर्निंग. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. बैठ जाइए. शुरू करते हैं. गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग. तो जो पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में शुरुआत किया था डिस्कशन. तो दो चार्जेस जो बहुत कम मॉर्निंग सेपरेशन. सर. गुड मॉर्निंग. दो चार्जेस जो बहुत कम सेपरेशन में रख दिए जाते हैं, इस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं. फिर डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स का हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट निकालना सीखा था. तो डाइपोल मोमेंट हम लोग डिफाइन करते हैं वेक्टर पी बराबर वन ऑफ द चार्जेस इनटू सेपरेशन बिटवीन देम. ठीक है. तो अगर डी सेपरेशन है तो डी लिखेंगे, 2a सेपरेशन है तो 2a लिखेंगे. जो भी सेपरेशन है वो लिखा जाएगा. तो चार्जेस इनटू सेपरेशन बिटवीन देम. अच्छा बच्चों, इसकी डायरेक्शन किधर होती है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. तो कोई बताना चाहेगा बच्चों, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किधर से किधर होती है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. नेगेटिव टू पॉजिटिव. नेगेटिव टू पॉजिटिव. यूनिट होती है Negative से डाइपोल मोमेंट की positive. कूलम मीटर या डेबाई करके लिख सकते हैं. ठीक है. तो जनरली आपको कूलम मीटर ही देखने को मिलेगी, यही ऐसा यूनिट है. उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि अगर किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसमें टॉर्क लगता है. और टॉर्क का वैल्यू कितना होता है बच्चों अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रख देते हैं? ई साइन थीटा. पी साइन थीटा. पी ई साइन थीटा या फिर वेक्टर पी क्रॉस P वेक्टर. क्रॉस E. बिल्कुल. और नेट फोर्स कितना होगा अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा है तो? 0. जीरो. ऑलवेज जीरो बच्चों, कोई एक्सेप्शन नहीं है. ठीक है. यस सर. और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? माइनस वेक्टर. सर पी cos थीटा. हाँ, P पी cos cos थीटा theta. माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई. ठीक है. ये पोटेंशियल एनर्जी. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रखेंगे तो ये तीन चीजें आपको याद रखना है. अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखते हैं तो मैंने केवल उसका फोर्स का फॉर्मूला बताया है. उसका फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं? तो P टाइम्स डी T by dx. बिल्कुल. ठीक है. इतना फोर्स लगता है. अच्छा, टॉर्क का मैंने फॉर्मूला नहीं बताया पर आप टॉर्क नॉन जीरो होगा. ठीक है, याद रखिएगा. तो फोर्स भी लगता है और टॉर्क भी लगता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डाइपोल को रख दें. उसके बाद बच्चों मैंने दो इक्विलिब्रियम की भी बात करी थी. एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है डाइपोल के लिए और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है. तो मुझे थोड़ा सा आप बताएंगे कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कब अनस्टेबल तो इक्विलिब्रियम? स्टेबल में पोटेंशियल थीटा एनर्जी जीरो मिनिमम डिग्री होती होता है. है तो वैल्यू स्टेबल zero होता होती है. है. थीटा और 0. stable Unstable theta is maximum equal to होती है. 0 अनस्टेबल के लिए 180 डिग्री. ठीक है. 180. इन दोनों ही पोजीशन में नेट फोर्स नेट टॉर्क सब जीरो रहेगा. 180 डिग्री में अगर थोड़ा सा आप डिस्प्लेस करेंगे तो वापस से खुद को अलाइन कर लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में. और स्टेबल में थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो वापस से उसी पोजीशन पे आ जाएगा. ठीक है. चलिए बच्चों, अब आगे की कहानी शुरू करते हैं. तो जैसे अगर आप डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, ध्यान सुनिएगा बच्चों. एक ये मतलब ये कॉन्सेप्ट नहीं है, एक सवाल है, बहुत बार पूछ लिया जाता है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए. ठीक है. कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें आपने एक डाइपोल रख दिया है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रख दिया है, कुछ इस तरह से डाइपोल है. ठीक है. और इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो P है. इधर माइनस चार्ज है और इधर पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है. तो हमने पढ़ा है कि अगर थीटा एंगल ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल बना रहा है तो जो इस पे फोर्स होगा, ठीक है, जो इस पे टॉर्क लगेगा उसकी वैल्यू होगी पी ई साइन थीटा. ठीक है. इतना टॉर्क लगेगा. अब मान लीजिए ये जो डाइपोल है इट इज फ्री टू रोटेट. तो पहले डाइपोल ऐसा था, आपने इसको थीटा एंगल पे ऐसा टिल्ट किया और रिलीज कर दिया. जैसे आप थीटा एंगल पे टिल्ट करके इसको रिलीज करेंगे ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करेगा. तो हम इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना चाहते हैं. तो पी साइन थीटा टॉर्क हो गया. ठीक है. और गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. बैठ जाइए. अगर थीटा बहुत स्मॉल है, मान लीजिए बहुत ज्यादा आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है, तो साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है. थीटा बच्चों ये मेरी पहली स्लाइड है, मैंने अभी शुरुआत किया है ना. तो पीछे मैंने रिवीजन कराया है, तो जो अभी आए हैं फटाफट से आप यहीं से जुड़ जाइए. तो हम लोग कर क्या रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक डाइपोल रखा है, थीटा एंगल से टिल्ट किया और रिलीज कर दिया है. जैसे आप रिलीज करेंगे तो इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग,
है ना। तो हमें उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है, तो मैं रिजल्ट निकाल के रख दूंगा, आपके दिमाग में अगर रिजल्ट है तो भी हम सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो पी साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टाउ बच्चों बराबर होता है आई अल्फा, तो आई अल्फा बराबर लिख सकते हैं हम लोग पीई इंटू थीटा। तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, तो जैसे आप इसको ऐसा डिस्प्लेस करके रिलीज करेंगे तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऑसिलेट करेगा इस तरह से, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, अल्फा हो जाएगा डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर पीई इंटू थीटा। तो आप डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा पीई अपॉन आई टाइम्स थीटा। तो बच्चों ये आपका है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट पीई अपॉन आई, ठीक है। और टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। तो किस टाइम पीरियड से ऑसिलेट करेगा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बाय पीई। ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। चलिए बच्चों फटाफट से लिख लीजिए, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम से आप डिस्प्लेस करके रिलीज करेंगे तो इस टाइम पीरियड के साथ पेंडुलम ऑसिलेट करेगा। ध्यान रख लीजिएगा बच्चों, बस अगर आप इतना भी ध्यान रख लेते हैं कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट इनर्शिया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सर हाँ सर ये एक बार फिर से प्लीज थोड़ा बता दीजिए। ओके। नोट कर लीजिए बच्चों, फिर मैं वापस से एक बार डिस्कशन करता हूं। हो जाए बच्चों तो बता दीजिएगा। Done, sir. चलिए जो लोग अभी आ रहे हैं मैं फिर से बता देता हूं एक बार। टाउ बराबर पी साइन थीटा, तो इफ थीटा इज स्मॉल साइन थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं। टॉर्क टाउ बराबर आई अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा की जगह हम लोग लिख सकते हैं डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। जैसे एक्सलेशन को डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो एंगुलर एक्सलेशन को डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। और ये पी थीटा, यहाँ से डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो पी बाई थीटा। तो ये आपको जैसे डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स, वैसे डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ये ओमेगा स्क्वायर, तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट आई बाई पीई। तो अगर आपके पास डाइपोल मोमेंट गिवन है तो डाइपोल मोमेंट के डाइपोल के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हो जाएगा टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बाई पीई। सर इसकी हेडिंग क्या डालना है? ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल। सर इसकी हेडिंग ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल है। हाँ हाँ सर मैंने तो डाइपोल एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दी। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चों। देखिए ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, आपसे ये एक सवाल है, ठीक है। ऑसिलेशंस सवाल है बच्चों ये, है ना, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप अगर कुछ हेडिंग कुछ और भी डाल देंगे तो भी चल जाएगा, है ना। ये सवाल है केवल कि एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया है, तो उसके टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमें बताना होगा, पूछा जाएगा आप लोगों से। डन सर। ठीक, अगली हेडिंग डालिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अगली हेडिंग डाल दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो बच्चों एक्चुअली दो पोजीशन होती हैं, हम लोग पहले एक्सियल पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इक्वेटोरियल पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर जनरल पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन पहले पढ़ लेते हैं। मान लीजिए बच्चों एक ऐसा डाइपोल रखा है,
यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो आप सबको पता है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो ये डाइपोल मोमेंट P, ठीक है। इस डाइपोल मोमेंट के एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ठीक है, एक्सिस पे पॉइंट है एज इन मतलब कि सेंटर से, ठीक है, सेंटर से कोई पॉइंट है जो A दूरी पे है, ठीक है, सॉरी सेंटर से कोई पॉइंट है जो R दूरी पे है, पॉइंट A। इस डाइपोल की वजह से पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। और बच्चों हम लोग कंडीशन ये ले रहे हैं कि R की जो वैल्यू है, जो R है वो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी एक्सक्यूज है। मी सर, हेलो, सर 1 मिनट के लिए बैक स्लाइड कर दीजिए। क्यों लेट सर आए आप? लास्ट पॉइंट रह गया। अच्छा, लिखिए फटाफट। पॉइंट तो सर पड़ोस वाले से देख भी सकते हैं। क्या क्या? पॉइंट तो सर पड़ोस वाले से ही देख सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा बच्चों आप लोग ये करिए ना, है ना, आप लोग छोटे नहीं हैं, जैसे अब मैं आगे बढ़ गया हूं ना तो मुझे आपको ऐसा कि मैं मना करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप लोग भी थोड़ा समझिए, जैसे लिख लिया है या आपके अगल बगल वालों ने कोई लिख लिया तो आप उनसे 1-2 पॉइंट देख लीजिए, है ना। और अगर लेट आ रहे हैं तो आपको तो मतलब फिर आप बाद में उसको करिए, ठीक है। चलिए नोट करिए जिसका जो रह गया है। Done, हाँ। sir. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो देखिए कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि जो डिस्टेंस है r वो बहुत ज्यादा बड़ा है डायमेंशंस ऑफ डाइपोल में। सर कितना है? तो आप ये मानो कि एटलीस्ट 100 टाइम्स का अंतर होना चाहिए, 10 टाइम्स तो एटलीस्ट मतलब 10 टाइम्स से ऊपर होगा तो आप ये मान के चल देना, ठीक है। एक्चुअल में कितना होता है, देखिए डाइपोल की जो लेंथ होती है वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर पे है, और ये 1 मीटर 2 मीटर 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऐसा है, तो मतलब अच्छा खासा डिफरेंस है। तो r बहुत बड़ा है d से। अगर ये कंडीशन है, ठीक है, तो फिर आप हम लोग इसके लिए सॉल्व करें ना कि r बहुत बड़ा है d से। लेकिन अगर r कंपेरेबल है, मान लीजिए मैं एक ऐसी प्रॉब्लम बना दूं जहां पे बोल दूं कि r का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर और d का वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो दोनों काफी क्लोज हैं, तो फिर हम अपना अप्रोक्सीमेशन नहीं ले पाएंगे। या मान लीजिए r का वैल्यू 2 सेंटीमीटर दे दिया और d का वैल्यू 1 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है, तो फिर अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो मैं पहले आपको बताता हूं जब अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं है, फिर जब अप्रोक्सीमेशन वैलिड होगा, दोनों केसेस डिस्कशन करते हैं। तो मान लेते हैं बच्चों पहला केस, जब r कंपेरेबल है d के साथ और r और d कंपेरेबल है, तो देखिए क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। ये कोई नई चीज नहीं है बच्चों, है ना, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स राइट होगा, आउटसाइड। बिल्कुल आउटसाइड होगा। और जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा के क्यू डिवाइडेड बाई इस दूरी का स्क्वायर। तो देखिए ये दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, अगर मैं ये सेपरेशन डी लेता हूं तो देखिए सेंटर से ये वाली दूरी d/2 होगी, R माइनस टी। बिल्कुल r माइनस डी हो जाएगी। जैसे हम लोग d/2 अगर इस दूरी को बोल रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे r माइनस d/2 का होल स्क्वायर, d/2। बिल्कुल r माइनस d/2 का होल स्क्वायर, है ना। और ये तो पॉजिटिव वैसे हो गया। अगर हम निगेटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो निगेटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज आएगा, प्लस कर देंगे। हाँ, और इसकी वैल्यू हो जाएगी के क्यू डिवाइड बाय r प्लस d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों मुझे एक चीज बताएंगे, इसमें से प्लस और माइनस में से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगी? इतना देख के आपको क्या लगता है, प्लस माइनस में से कौन सी वाली E डोमिनेट? प्लस वाले। हाँ सर प्लस वाली माइनस डोमिनेट करिए बिल्कुल, प्लस वाली डोमिनेट करेगी। कारण क्या है उसका वैसे प्लस वाली के डोमिनेशन का? सर, क्योंकि वो पास में है ना सर, वहां से हाँ, दूरी जो है वो पॉइंट, दूरी ये जो पॉइंट है ना वो प्लस वाले के ज्यादा पास में है एज कंपेयर टू Close है। नेगेटिव वाला, तो जाहिर सी बात है प्लस वाला डोमिनेट करेगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी ना वो उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स राइट, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है। और नेट वैल्यू कितनी होगी, तो पॉजिटिव वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है उसमें से नेगेटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर देंगे, है ना। तो जो पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड है उसमें से नेगेटिव के मैग्नीट्यूड को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अगर बच्चों दोनों दूरी कंपेरेबल है, ठीक है, तो फिर आप r मतलब जो पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें से आप नेगेटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और सिंप्लीफाई करिए, जो भी आंसर आएगा ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा, ठीक है, ऐसे करना है। पर अगर r बहुत बड़ा है d से, ठीक है, अगर r बहुत बड़ा है d से मतलब 5 मीटर 2 मीटर और d की वैल्यू कुछ एंगस्ट्रॉम में है या कुछ माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर, इस तरह से d की वैल्यू है,
तो आर बहुत बड़ा है अगर डी से, तो आप इसमें सिंपल, जैसे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ जाएगा 2kp/r³। तो डी का टर्म बस केवल डाइपोल मोमेंट में जो है उसमें आपको डी का टर्म लिखना पड़ेगा, मतलब वन ऑफ द चार्जेस इनटू सेपरेशन बिटवीन देम डाइपोल मोमेंट 2kp/r³ आ जाएगा। और जो डायरेक्शन होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगा। अब सर इनमें से याद क्या रखना है, कौन सा रिजल्ट याद रखना है, तो आपको ये वाला याद रखना है रिजल्ट। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 2kp/r³। लेकिन इसको लगाते समय ध्यान रखिएगा जब दूरी बहुत बड़ी हो डी से। सर अगर सवाल में कुछ ऐसा दिया नहीं हुआ है, बोल दिया गया कि डाइपोल मोमेंट इतना है, इतनी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो फिर बाय डिफॉल्ट आप ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा। ठीक है, अगर सवाल पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है कि डी बड़ा है या आर बड़ा है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, कंपेरेबल हम नहीं पता चल पा रहा है, आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, तो 95% केसेस में आपको यही रिजल्ट मिलेगा। एक आध कोई सवाल ऐसा मिल गया जो आपको चेक करना चाहता है कि भाई आपको इसके पीछे की कहानी पता है या नहीं, तो हो सकता है आपको दोनों आर और डी कंपेरेबल दे देगा। जब कंपेरेबल देगा तो बहुत पास पास की वैल्यू होंगी कि आर 5 सेंटीमीटर, डी 1 सेंटीमीटर, आर 10 सेंटीमीटर, डी 2 सेंटीमीटर, तो फिर आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अप्रोक्सीमेशन नहीं लगना चाहिए। ये अप्रोक्सीमेशन के बाद रिजल्ट है। अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं लगता है तो आपको बेसिक मेथड से दो चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, फिर जो डोमिनेट कर रहा है उसमें से घटा देंगे जिसकी वैल्यू कम है। पता कैसे चलेगा कौन डोमिनेट कर रहा है, जिस पॉइंट के पास होगा चार्ज उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब जिस चार्ज के पास होगा पॉइंट उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जिससे दूर होगा उससे कम होगी। तो बच्चों आप दोनों लिख लीजिए, पहले ई नेट लिखिए और फिर अप्रोक्सीमेशन के बाद 2kp/r³ लिखिए। स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है ना सर इसका भी, ये जो आपने बताया यही नहीं स्टैंडर्ड सर? रिजल्ट है 2kp/r³। किसका आप स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, इसका? सर ये सर ये सीरीज वाले का भी है। इसका वैसे याद रखने की जरूरत है नहीं, है ना। आप इसका अप्रोक्सीमेशन के बाद तो यही बनता है, बाकी कोई जरूरत नहीं है वैसे याद रखने की, है ना। इट्स 2kpx/d/2 माइनस x² होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है, आप ऐसे सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट करके कर लीजिएगा ना। इंपॉर्टेंट यही है, ये वाला याद रखिएगा, इससे सवाल बनेंगे ज्यादातर। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। बच्चों और बगल में मैंने ना एक डायग्राम बना रखा है जहां पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड्स है। पॉइंट ए पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, पॉइंट ए पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल बताना है आपको। सर अपवर्ड ही होगी सर अपवर्ड होगी, इसका। ओके। सर आउटवर्ड्स। ओके बच्चों देखिए, अगर एक्सियल पोजीशन है ना तो ध्यान रखिएगा, एक्सियल पोजीशन में जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट के पैरेलल होगी। तो चूंकि डाइपोल मोमेंट अपवर्ड्स है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपवर्ड्स होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपवर्ड होगी, तो E पैरेलल टू P होता है। पर सर ये तो अप्रोक्सीमेटेड केस में होता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अप्रोक्सीमेशन वाला केस हो या ना हो, मतलब R कंपेरेबल विद D हो या R बहुत बड़ा हो D से, कोई भी केस हो, हमेशा ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट। तो जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बच्चों अगर लिख लिया हो तो बताइएगा, अगला केस करेंगे फिर।
तो इस बार के मेजर टेस्ट का सिलेबस क्या है? अभी कुछ अपडेट आया नहीं है, जैसे ही आएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। ओके सर। बच्चों असाइनमेंट मैंने शेयर कर दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो जैसे चैप्टर नंबर 1 हो गया है, तो उसमें देखिए टॉपिक वाइज है, तो जो जो टॉपिक्स हो गए हैं वो कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सवाल एक साथ दिए हुए हैं। तो उसमें से वो टॉपिक जो हम लोगों ने कर लिए हैं उसके सवाल आप देख देख के आप कर लीजिएगा। बच्चों ये हो गया है तो फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, और एक्सियल की जगह रख दीजिएगा इक्विटोरियल पोजीशन। चलिए इक्विटोरियल पोजीशन बच्चों क्या होता है, किसी को पता है, अंदाजा है क्या, कोई बताना चाहे इक्विटोरियल पोजीशन क्या होता है? हाँ हाँ, केपी बाई सर एक बार सर आर परपेंडिकुलर जो होता है सर, परपेंडिकुलर पोजीशन। परपेंडिकुलर होता है, केपी बाई आर क्यूब वैल्यू होती है। बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों जैसे माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है, और ये मान लीजिए सेपरेशन इनके बीच में डी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों मैं पूरा आपको डिराइव करके नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए डी ले रहा हूँ। अगर मुझे डेरिवेशन करना होता ना प्रॉपर, तो मैं 2a लेता, है ना। 2a लेने से थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाती, बार बार d/2 नहीं लिखना पड़ता। तो इसलिए तो मेरे बताने का आपको ये लॉजिक है कि कभी d लेते हैं, कभी 2a लेते हैं। आप कंफ्यूज मत होइए कि सर 2a लेना है, d लेना है। आपका डाइपोल मोमेंट जो होगा, इनमें से कोई भी एक चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। तो सेपरेशन बिटवीन देम अगर 2a ले लेंगे तो q इंटू 2a लिखेंगे डाइपोल मोमेंट। अगर सेपरेशन d लेंगे तो जो डाइपोल मोमेंट है वो q इंटू d हो जाएगा। अब इक्वेटोरियल पोजीशन वो होता है जहां पे जैसे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आपने कोई पॉइंट ले लिया तो ये कहलाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। अब बच्चों फिर से अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट पी पे, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे और नेगेटिव की वजह से लिखेंगे। तो बच्चों देखिए पॉजिटिव की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से दिखेगी ना, पॉजिटिव की वजह से। और निगेटिव की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लिखना चाहते हैं, तो निगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, इट विल बी टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज की तरफ कुछ इस तरह से आएगी, है ना। अब बच्चों चूंकि ये दूरी भी d/2 है ना, ये दूरी भी d/2 है, और जो r हम लोग ले रहे हैं दूरी, वो r है इसके सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से पॉइंट a तक की या पॉइंट p तक की दूरी, ये r है, ठीक है, ये r है। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जितना पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट बी की दूरी है, उतना ही नेगेटिव चार्ज से पॉइंट बी की दूरी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना नेगेटिव चार्ज की वजह से आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही पॉजिटिव चार्ज की वजह से आएगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, वो होगा इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग, वो इस तरह से कुछ आएगी, ठीक है। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, ठीक है, तो बच्चों अगर आप इसे थोड़ा सा कोई बताना चाहे कि क्या रखना पड़ेगा, के क्यू डिवाइडेड बाई, कितना रख दूं बच्चों यहाँ पे, के क्यू डिवाइडेड बाई, चलिए ये मान लीजिए मैं इस दूरी को x बोल देता हूं, तो के क्यू डिवाइडेड बाई कितना रखना चाहिए बच्चों, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना। और x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, x का वैल्यू अगर मुझे निकालना आर है, स्क्वायर प्लस by d two बाई का 2 का whole होल square। स्क्वायर। बिल्कुल r² प्लस d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर रख देंगे, और जो नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मैग्नीट्यूड, कुछ भी अंतर नहीं करना है, के क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। और तो पॉजिटिव नेगेटिव, और दोनों क्या बच्चों हम लोग को वेक्टर सम लेना पड़ेगा, है ना। तो देखिए मान लीजिए मैं इस एंगल को थीटा मानता हूं, ठीक है, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो आप ये एंगल थीटा हो जाएगा, और ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। तो एक्चुअल में वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, ई साइन थीटा और इसका ई साइन थीटा दोनों वर्टिकल कैंसिल हो जाएंगे। जो नेट कंपोनेंट जुड़ेगा, जो नेट इलेक्ट्रिक टू ई फील्ड कॉस थीटा 2e cos थीटा हो जाएगा, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो 2e, अब मैं वैल्यूज रख देता हूं और अप्रोक्सीमेशन करते हैं फिर। 2e और cos थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, cos थीटा हम लोग कितना रखेंगे, d/2, ठीक है, d/2 और डिवाइडेड बाई ये दूरी, एक्स वन हाँ। कोस से 120 हो जाएगा सर। हाँ बिल्कुल। यस तो ये जो cos थीटा की वैल्यू होगी बच्चों, वो d होगी, सॉरी d/2 होगी, d/2 डिवाइड बाय x, है ना। ये दूरी को हम लोगों ने x मान रखा है। 2e की वैल्यू रख देता हूं, तो e की वैल्यू है के क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर d/2 टाइम्स x। तो देखिए बच्चों ये बन जाएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, के क्यू डी डिवाइडेड बाई के क्यू डी डिवाइड एक्स बाई क्यूब। एक्स क्यूब। सर यहाँ पे सर 2e cos थीटा, सर 2e cos थीटा होगा, 2e cos हाफ थीटा होगा सर। 2e हाफ cos हाफ थीटा क्यों,
अच्छा सर आपने हाफ कर दिया पहले, ठीक समझ गया सर, समझ गया। हाँ ये चूंकि ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, ठीक है। यस सर, यस सर। तो के क्यू डी डिवाइड बाई एक्स क्यूब, एक्स का वैल्यू बच्चों ये है ना, तो एक्स क्यूब करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। और x का क्यूब है तो चूंकि x की वैल्यू बच्चों ये 1/2 है ना, इसका ये पूरा चूंकि पावर 1/2 है, जब इसका आप क्यूब करेंगे तो इसका पावर आ जाएगा 3/2। 3/2, बिल्कुल 3/2। और फिर से अप्रोक्सीमेशन लेंगे बच्चों हम लोग, आर स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर से अप्रोक्सीमेशन लेंगे, क्या अप्रोक्सीमेशन लेंगे कि r का वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा है d से। अगर r बहुत ज़्यादा बड़ा है d से तो आप फिर इग्नोर कर सकते हैं किसको, r बहुत बड़ा d से, तो फिर आप इग्नोर कर सकते हैं d को, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, इसको हम लोग आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या बनता है ये, के क्यू डी डिवाइडेड बाई, जब इसको आप इग्नोर कर देंगे बच्चों तो आर स्क्वायर बचेगा, तो ये आर क्यूब बन जाएगा, ठीक है। आर क्यूब बन जाएगा तो क्यू डी को लिख सकते हैं पी, तो ये बन जाएगा के पी बाई आर क्यूब, ठीक है। फिर से एक बार बच्चों देखिए पूरा डेरिवेशन आप लोग को इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये समझिए कि अप्रोक्सीमेशन लेते हैं जब आर बहुत बड़ा है डी बाई टू से। अगर कंपेरेबल डिस्टेंस, एक बार फिर से 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दोनों की दूरी कंपेरेबल है, तो फिर आप बिना अप्रोक्सीमेशन लिए करेंगे। हाँ, उस केस में भी जब अप्रोक्सीमेशन नहीं लेते हैं, उस केस में भी वर्टिकल कंपोनेंट्स दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जुड़ेंगे, ठीक है, उस केस में भी। तो सिंप्लीफाई करने के बाद केपी बाई आर क्यूब आता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी केपी अपॉन आर क्यूब। और बच्चों डायरेक्शन से थोड़ा सा आप लोग बताएंगे क्या, डायरेक्शन का क्या सेंस आ रहा है? पैरेलल सर, एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। एब्सोल्युटली एंटी पैरेलल टू डाइपोल, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल माइनस मोमेंट, के पी अपॉन आर क्यूब। बिल्कुल। माइनस साइन का बच्चों सिग्निफिकेंस केवल इतना है कि नेट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल डाइपोल मोमेंट उसके की डायरेक्शन ऑपोजिट के है। ऑपोजिट है। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर जनरल पॉइंट के लिए करते हैं। तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन के रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपसे अप्रोक्सीमेशन वाले ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए रिजल्ट है ये, डन हो गया बच्चों, तो फिर आगे चल सकते हैं हम लोग, लिख लिया हो आप सबने तो। डन सर। ठीक, सर एक मिनट। हाँ एक लिखिए मिनट। लिखिए लिखिए, सर एक मिनट रुक जाओ बस। हाँ हाँ लिखिए बच्चों। मैं एक लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग बस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिएगा। मान लीजिए पॉइंट पी यहाँ पे है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल की वजह से पॉइंट पी पे किधर आएगी? अपवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड सर। अपवर्ड आएगी, बिल्कुल। तो जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट रखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट आएगी।
Done, sir. ठीक, आइए बच्चों एक नेक्स्ट करते हैं जनरल पॉइंट के लिए। तो एक एक्सियल हो गया, एक इक्वेटोरियल हो गया, पर मान लीजिए कोई ऐसा पॉइंट है जो ना ही एक्सियल है ना ही इक्वेटोरियल है, कोई जनरल पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। आइए, ठीक है। तो जनरल पॉइंट के लिए बच्चों ऐसा आप सोचिए कि जैसे ये मान लीजिए डाइपोल है ना, और यहां पे कोई जनरल पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट पी। इस जनरल पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। नोन क्या क्या है, हमको पता क्या क्या है, तो सेंटर ऑफ डाइपोल से पॉइंट पी की दूरी पता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ डाइपोल से पॉइंट पी की दूरी मान लेते हैं आर है। डाइपोल मोमेंट पता है पी, ठीक है, दूरी पता है आर, और एंगल पता है थीटा की कहां पे है डाइपोल से कितने एंगल पे है पॉइंट पी, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जो रिजल्ट्स हमें पता है उन्हीं का यूज कर लेते हैं। तो हम लोग डाइपोल मोमेंट चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके कंपोनेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। तो एक कंपोनेंट इधर ले लेते हैं, ठीक है, एक कंपोनेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट पी एंड डाइपोल, और एक उसके परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, जो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है वो हो जाएगा पी कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग है वो हो जाएगा पी साइन थीटा, ठीक है। अब बच्चों आपने कंपोनेंट्स ले लिया है तो आप इसको भूल जाइए, ये आपके लिए अब एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि आपने इसको इसके कंपोनेंट्स ले लिए हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ले लिया है तो जो मेन वाला डाइपोल है आप उसको भूल जाइए, पी साइन थीटा पी कॉस थीटा, बस यही दो डाइपोल हैं और इनकी वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो देखिए जो पी कॉस थीटा है उसके लिए पॉइंट पी एक्सियल पोजिशन होगा, तो पॉइंट पी जब एक्सियल पोजिशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग लिखते हैं 2kp/r³। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2kp cos थीटा बाई r³, ठीक है। ये p cos थीटा की वजह से हो गई पॉइंट p पे। अब दूसरा वाला क्या है p sin थीटा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और कितनी वैल्यू हो जाएगी, केपी साइन थीटा KP अपॉन आर क्यूब। बिल्कुल kp sin थीटा बाय r³। आर क्यूब। चूंकि ये इस वाले डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक्सियल तो सेम डायरेक्शन। बच्चों यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे तो आपको देखिए पता ही है कि दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो तो हम लोग लिख सकते हैं ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ई पैरेलल का स्क्वायर, है ना। यानी जो एक्सियल वाला है और इक्वेटोरियल वाला है उनका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है। तो रख देते हैं वैल्यूज। तो पहला वाला है 2kp sin थीटा बाई r³, तो इसका होल स्क्वायर, और फिर है दूसरा वाला kp sin थीटा, सॉरी एक सेकंड मैंने उल्टा लिख दिया ना, kp cos थीटा बाई r³ का होल स्क्वायर, और दूसरा वाला जाएगा kp sin थीटा बाई r³ का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें जो कॉमन कॉमन है वो बाहर निकाल सकते हैं, जैसे kp अपॉन r³ दोनों टर्म्स में है तो बाहर निकाल लेते हैं kp बाई r³। ब्रैकेट के अंदर देखिए बचता है, तो पहले वाले के अंदर बच जाएगा बच्चों 4 cos स्क्वायर थीटा, और दूसरे वाले ब्रैकेट से बन जाएगा केवल साइन स्क्वायर थीटा। तो एक cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के साथ क्लब कर देंगे तो बन जाएगा kp अपॉन r³। एक cos स्क्वायर थीटा निकाल के इसके साथ रख देंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, रूट के अंदर बन जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जनरल पॉइंट पे आपको निकालना है, थीटा की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा kp अपॉन r³ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। नोट कर लीजिए बच्चों और फिर अगला डिस्कशन करते हैं।
तीनों केसेस हो गए हैं बच्चों, एंगल हो गया है। मैं एक सवाल लूंगा जहां पे तीनों केसेस को हम लोग यूज करेंगे और रिजल्ट्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। हो जाए बच्चों तो बता दीजिएगा, सवाल किया जाएगा फिर। बच्चों टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए हैं क्या आपके? संडे वाले टेस्ट के मार्क्स मिल गए? सर यस सर, यस सर आए। कैसे कैसे आए हैं बच्चों, बताइए जरा। फिजिक्स के बता दीजिए, 180 में से कितने कितने आए, कोई बताना चाहे अगर आप। सर हमारे ओवरऑल तो सर 690 आए हैं, लेकिन फिजिक्स में सर इसमें तक कम रह गए बस। क्यों भाई, फिजिक्स क्यों कम कर रहे हो यार? कितने आए हैं? सर 155 सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके। सर सर हमारे हमारे फिजिक्स में सर 151 आए हैं सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ओवरऑल ओवरऑल सर 626 है। कहाँ कम हो गए भाई? सर बायो में सर। अरे सर कैसे मेरे कर... हाँ हाँ बोलिए सर बोलिए। मेरे 690 है और फिजिक्स में 170 है। क्या बात है, क्या बात है। आदिबा बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, मैं भूमिका बोल रही हूँ नारनौल से। अच्छा भूमिका जी, बहुत बहुत बधाई हो भूमिका जी, बहुत बढ़िया मार्क्स आए आपके। 690, वेरी गुड वेरी गुड। 170 फिजिक्स में, बहुत बढ़िया भाई। जिसके फिजिक्स में 150 हैं और आपने बायो में पता नहीं क्या किया है, मेन सब आपका अच्छा है, बायो में नंबर कैसे कमा रहे हैं भाई? देखिए सर थोड़ा मेरे यार। भी बायो में ही कट गया है। सर मुश्किल बायो था में क्या तो इस हमारे बार से बायो का पूरे हैं सर। पेपर? नहीं सर बायो तो बस जूलॉजी में थोड़ी सी वो थी। जूलॉजी में सर कटा है सर। सर Yes. बायो में हमारे 360 Hello, sir. 360 है सर। अरे वाह, 360 पुनीत के 720 मथुरा से। कितने मथुरा से? 720। अरे ये सर हाईएस्ट सर गया है सर, किसी कनक का है सर 687 दिखा रहा है। कनक का हाईएस्ट सर 687? ऑनलाइन था सर, मथुरा में ऑनलाइन था। सर कनक का 692 है सर। सर एक्चुअली है ना, वो केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन करेक्शन है ना, तो उसका करेक्ट करके बता रहे हैं। अच्छा अच्छा ओके। आप कनक बोल रहे हैं? हेलो। नहीं, मैं तो भूमिका ही बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा ओके, हाँ हाँ बोलिए। सर 692 आए हैं ओवरऑल और फिजिक्स में 161 है। 161 है, अच्छा ठीक है। लेकिन यार मार्क्स तुम लोग के अच्छे हैं भाई। हाँ और बताइए और बताइए। तो फिजिक्स का पेपर आपको इस बार मुश्किल लग रहा था क्या बच्चों? क्या क्या हो गया फिजिक्स में इस बार? लेकिन फिर भी अगर फिजिक्स में 160 के आसपास नंबर हैं तो बढ़िया है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोग के 170 प्लस आ जाए। सर वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। किस वाले में? यस सर, स्टेटमेंट बेस स्टेटमेंट वाले जो होते हैं। असर्शन सर रीजन। यस सर। सर आता है ना स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, कौन सा सही है कौन सा गलत। ओके ओके यस सर। नोटेड है, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा कर लिया करेंगे। और बताइए आप लोग। सर मेरा तो है ना, क्वेश्चन पढ़ने की वजह से क्वेश्चन गलत हुए थे। तो मैंने जो हीट दे रखी थी उसको मैंने वर्क ले लिया, और जो वर्क दे रखा था उसको हीट ले लिया, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। इसलिए गलत हो गया। सर बॉबी की 620। बॉबी, ये मथुरा वाले यार, तुम लोग यार भाई तुम लोग अलग फ्रीक्वेंसी में चल रहे हो भाई। किसी के 720 आ रहे हैं, या तो 720 आ रहे हैं या तो फिर 600 में कुछ आ जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो मथुरा में ऑनलाइन हुआ था भाई इस बार? यस सर, Yes. इवेंट था ना इसलिए। तो सर एक इस क्वेश्चन बार में डाउट था सर हमें। हाँ हाँ सर एक क्वेश्चन था सर, ये ए वेव इज जनरेटेड इन ए स्ट्रिंग दैट लाइज अलोंग एस एक्सिस एक काम एट करते द हैं, पॉइंट। क्या नाम है आपका? नवाजी जी, नवाजिश। लास्ट में ले लेंगे आपका डाउट, ठीक है? लास्ट में यस डिस्कशन सर, किया जाएगा। सर ये पेपर का डाउट था ये सर। हाँ मैं ले लूंगा आपका पेपर का डाउट लास्ट में। बच्चों ये लिख लिए tan अल्फा बराबर हाफ tan थीटा। यस सर। Yes, sir. चलिए Yes, अच्छा मैं इसको sir. थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए ये जो एंगल है ना, जो आर वेक्टर है ना, उससे एंगल है ये अल्फा। tan अल्फा बराबर हाफ tan थीटा। तो अगर सवाल में आपसे पूछ दे कि आर वेक्टर से एंगल बताइए, तो हाफ tan थीटा डायरेक्ट आप यूज कर लीजिएगा। लेकिन अगर सवाल में पूछे कि डाइपोल मोमेंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रही है, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। कोई गेस करना चाहेगा बच्चों? विद डाइपोल मोमेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना रहा होगा? विद वेक्टर p ई नेट कितना एंगल बना रहा होगा? क्या लगता है सर tan थीटा प्लस tan अल्फा सर। tan थीटा मतलब थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा ना? यस सर, थीटा प्लस यस। अल्फा। तो आपको फिर थीटा में अल्फा को जोड़ना पड़ेगा। तो अगर आर वेक्टर के साथ एंगल है तो सीधे अल्फा हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर डाइपोल मोमेंट के साथ एंगल पूछा जाएगा तो थीटा और फिर उसके ऊपर अल्फा, तो थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा डाइपोल मोमेंट के साथ एंगल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलिए बच्चों आइए अब कुछ सवाल कर लेते हैं तीनों पे एक एक करके। तो जो एक डाइपोल मोमेंट है, इसकी वैल्यू दी हुई है 10 कूलम मीटर, ठीक है। एक पॉइंट
एक्सियल पोजीशन पे है, मान लेते हैं पॉइंट ए एक्सियल पोजीशन पे है और यहाँ पे एक पॉइंट बी है इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी दी हुई है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है और आपको अप्रोक्सीमेशन लेके चलना है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप दोनों पॉइंट पे एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज बता दीजिए कितनी कितनी होंगी। आसान सा सवाल है बच्चों, सीधे फॉर्मूला बेस्ड, लगाइए फॉर्मूला, बताइए आंसर। सर 2 × 10⁴ ना, हाँ 10⁴ के एक्सेस पे। ओके, into 10⁻13 आ रहा था एक्सियल पोजीशन। ओके, सर वो के टर्म में बताया मैंने। ओके, और इक्वेटोरियल बोले सर 1 × 10⁴ के। ओके, सर इक्वेटोरियल पे 9 × 10⁻13 आ रहा है। बच्चों एक्सियल पोजीशन में थोड़ा मैच करिएगा। 1.8 × 10⁻14 न्यूटन पर कूलम आ रहा है क्या, के की वैल्यू रखने के बाद ऑब्वियसली। सर ये यस सही सर, आ रहा है यही सर। आ रहा। ठीक है सर उधर क्यूब आएगा नीचे। सर अगर 18 कर दें, सर 18 कर दें तो 10⁻13 हो जाएगा सर। बच्चों मैंने गलत लिखा है यार, ये बच्चा सही कह रहा है, मैंने क्यों गलत, आएगा नीचे? कोई नहीं सर, हो जाता है। आर क्यूब होगा ना, गलत कर दिया मैंने, 2 kp बाई आर Yes, क्यूब। sir. तुम लोग भी गलत कर दिए थे। चलो नहीं सर, हमारा नहीं सर, सर आंसर तो यही आ रहा है। आंसर ये मैच हो आएगा रहा ना। Yes, sir. यस सर, है। 10 के सर पावर 14 नहीं आ रहा सर, 13 आ रहा है ना। हाँ, Yes, sir, -1 होगा, 13 -3 ऊपर जाएगा, 3 3 2, तो 1.8 × 10⁻15 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा बच्चों। चेक करिएगा, है ना, के की वैल्यू चेक कर, लगा के चेक कर लीजिए। मेरे हिसाब से ये आ रहा है, कुछ और किसी का आ रहा है तो बताइए, वापस से मैं कह सर वो 180 पे 180 कैसे आ गया सर, वहाँ पे 18 होगा ना। रुक जाइए, होगा ना। 18 और ये 18 10 × 10⁻13 आ रहा है। है ना, अगर 10 को जोड़ 9 में जोड़ दो सर, 10 13 आ रहा है मैंने सर। 2 बार, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, 1 एक सेकंड ना, 18 × 10 के पावर 10 हो जाएगा, 3 और 13 और 14 आ जाएगा, ठीक है। आंसर तो वही है सर। हाँ आंसर फाइनली वही है। 1.8 × 10 के पावर 14 न्यूटन पर कूलम आएगा। चेक कर लीजिए, किसी को और कुछ आ रहा है तो बताइए। और ये वाला वैल्यू हो जाएगा 0.9 × 10 के पावर 14 न्यूटन पर कूलम, 9 × 10 के पावर 13 न्यूटन पर कूलम। तो ये दोनों वैल्यूज आएंगी बच्चों, ए पे 1.8 × 10 के पावर 14 और बी पे 9 × 10 के पावर 13 न्यूटन पर कूलम। किसी का कुछ आ रहा है बच्चों तो मुझसे पूछ लीजिए, डिस्कशन कर लेते हैं, मैच करना चाहिए। अगला सवाल है, 60 डिग्री एंगल पे एक पॉइंट पी है, 10 सेंटीमीटर दूर 10 कूलम मीटर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है पी पे, और ई नेट कितना एंगल बना रहा है पी से, वो भी बताना है। सर आपके शॉर्ट्स में बहुत कमेंट आ रहे हैं सर। मेरे शॉर्ट्स में? अरे जो आपने बोला था ना, मैंने अपलोड कर दिया था। हाँ मैं देखा, तुम्हारा देखा, शॉर्ट्स देखा भाई। अच्छा हाँ, उसमें बहुत सारे कमेंट आने लग गए सर उसमें। अरे देखते हैं भाई। उसमें यही क्वेश्चन आ रहा है, बोर्ड कब मिलेगा तुम्हें। रुक जाओ यार, अभी तुम लोग का पेपर हो जाए फिर ले लेना तुम बोर्ड। अच्छा, लेकिन आप रैंक वैंक लाओगे अच्छी की, ऐसे ही ले लोगे बोर्ड, कुछ बिना रैंक वैंक, बिना नीट वीट वाला? नहीं रैंक तो सर ऊपर नीचे होती रहती है, उससे क्या मतलब है। मतलब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन ये थोड़े कि बाहर ही हो जाओ, ऐसा थोड़े ही है। डेंटिस्ट वेंटिस्ट वाला भी हो जाएगा तो भी चलेगा, मतलब डेंटिस्ट भी अच्छा अरे ही सर, है। सर एक बार मेरे प्रिंसिपल, हाँ हाँ
एक बार मैंने अपने प्रिंसिपल से सुना था ना, इज्जत तो आने जाने वाली चीज है, बच्चे को ढीठ होना चाहिए। नहीं ठीक है, पर अगर तुम्हें बोर्ड चाहिए तो कुछ भी रैंक ले आओगे तो बोर्ड तुम्हारा ही है, ये वाला ले लेना तुम, बढ़िया चलता ठीक है, है कोई सर। दिक्कत नहीं है। सर किस में, AITS में? AITS में नहीं, वो तुम्हारा फाइनल जो पेपर होगा जब तुम ओके डॉक्टर सर, हो। ओके, हाँ कोई नहीं, मई तक रुक लेंगे। सर 4.5 इंटू 10 पावर 13 इंटू अंडर रूट 7 आ रहा है ओके, चलिए मैं निकाल वैल्यू सर। यस सर, यही आ रहा है। ओके और सर एंगल आ रहा है tan इनवर्स √3/2। ओके। बच्चों तो 4.5√7 या 9√7/2 10⁻13 न्यूटन पर कूलम। बच्चों मैच करिएगा, क्या आप लोग का मैच हो रहा है क्या? सर यही आ रहा है, यस ये आ रहा ये है। आ रहा था। यही आ रहा है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल बताना है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल होगा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से, वो हमें पता है कि जो गिवन एंगल है और प्लस उसमें जोड़ना पड़ेगा tan इनवर्स ऑफ tan θ/2, यानी tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3, तो √3/2। तो बच्चों जो मतलब डाइपोल मोमेंट के साथ जो एंगल बना रहा होगा वो आ जाएगा π/3 प्लस tan इनवर्स √3/2, ये एंगल आ जाएगा जो डाइपोल मोमेंट से बना रहा होगा। क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कुछ इस तरह से है, तो इसका एंगल ये आ जाएगा tan अल्फा बराबर 1/2 tan थीटा, ठीक है। तो 1/2 tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3, तो tan मतलब √3/2 tan अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स √3/2, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा π/3 प्लस tan इनवर्स √3/2। चलिए, तो बच्चों यही इसी तरह के सवाल है, मैं एक आधा और आपको ऑब्जेक्टिव करा देता हूं कुछ, ठीक है। नोट कर लीजिए जिनका नहीं हुआ है। बच्चों लगाऊं सवाल अगला? यस सर। यस सर। आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन वेरीज विद डिस्टेंस एज। इसमें तो कुछ, क्या लगता है बच्चों डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज हो रहा होगा? दिया ही नहीं है ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन वेरीज विद सर डिस्टेंस। 1/r³ होना चाहिए ना? 1/r³ होना चाहिए, बिल्कुल। सर पहले वाला होगा सर मेरे ख्याल से। सर पहले वाला होगा सर। पहला वाला क्यों? चलो ये भी इंटरेस्टिंग है, बताइए क्यों? नहीं सर, नहीं सर, ये वाले होगा, सेकंड वाले। नहीं नहीं सर ठीक है, वो अगर एक्सिल, आपको लग रहा है तो अपना कुछ लॉजिक अगर आपके नहीं सर दिमाग वो में आए तो एक्सिल, बताइए। सर वो एक्सिल पोजीशन पर होगा सर, एक्सिल पे। एक्सियल पोजीशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यस सर, ऐसा लॉन्ग क्यों? डिस्टेंस के लिए सर, लार्ज डिस्टेंस पे होता है ना सर। देखिए इक्वेटोरियल सर पोजीशन के वो लिए kp/r³ होता है ना, ठीक है, यही होता है। और डिस्टेंस के साथ तो बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सब कुछ बोल दिया है, मतलब अप्रोक्सीमेशन वैलिड है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, लार्ज डिस्टेंस है, तो इसके अलावा और कुछ होगा नहीं बच्चों, है ना। तो और किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन वेरीज विद डिस्टेंस, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बच्चों r³ होगा, है ना। R³ होगा सर। हाँ बिल्कुल। सर हाँ बोलिए। सर एक बार पीछे वाले क्वेश्चन में एंगल वाला समझा दीजिए। बिल्कुल समझाते हैं। देखिए ये मान लीजिए डाइपोल मोमेंट है और ये पॉइंट ए है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगा, ई नेट, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने आपको बताया कि अल्फा ये है, तो अगर आप tan अल्फा निकालेंगे तो 1/2 tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दे रखा है 60 सवाल में, था। है ना। तो tan 60 रखेंगे तो √3 हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स √3/2 हो जाएगी, ठीक है। ये
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है इस वाले एंगल मतलब आर के साथ। तो मैंने डाइपोल के साथ एंगल पूछा था, डाइपोल के साथ अगर एंगल निकालना है तो डाइपोल का plus डायरेक्शन alpha। ये है, तो थीटा और जुड़ जाएगा, थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, है ना। तो फिर 60 Yes, sir। यानी पाई/3 में अल्फा ये वाली वैल्यू और जोड़ देंगे आप, ठीक है। चलिए अगला सवाल बच्चों। तो सेम दूरी पे बच्चों एक एक्सियल पोजीशन है और इक्वेटोरियल पोजीशन है, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या होगा? सी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। दूसरा वाला सर, दूसरा वाला। ये सर सी ऑप्शन नहीं बच्चों सर ये सी में लिखा है वो तो सी होगा, ये इसको में एक ऑलरेडी मिनट। लिखा सर है। सी हो जाएगा सर, सी हो जाएगा सर। अब ठीक है, हाँ अब बताइए Yes, कौन sir। सा सी ऑप्शन ऑप्शन हो सही जाए, होगा? सी सी ऑप्शन। और सी होगा सर, सी होगा। सी ऑप्शन उसका होगा। रेशियो सर, यस सर, एक्सियल बाई इक्वेटोरियल बाई एक्सियल का रेशियो होता है 1/2 सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल बच्चों दो रेशियो है, बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है बच्चों तो पूछ लीजिए। चलिए अगली हेडिंग डालिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगली हेडिंग डाल दीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल मत लिखिएगा अभी, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए। बाय द वे बच्चों ये आपका सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अब, है ना। इस हेडिंग के बाद से जो भी पढ़ेंगे वो सेकंड चैप्टर होगा आपका। सर हाँ बताइए। असाइनमेंट डलवा दीजिए सर, मैंने तो सर डीपीपी लगाई है सर। असाइनमेंट तो मैंने कल ही पोस्ट करवाया, एक बार चेक करिए आप, आया होगा, कल ही पोस्ट करवाया मैंने। चैप्टर 1 तो उसमें बच्चों ऐसा है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस नहीं है उसमें, कैपेसिटर अलग से मैं दूंगा। तो उसमें आप चैप्टर 1 में टॉपिक वाइज जो हैं, जो टॉपिक हो गए वो अटेम्प्ट कर लीजिएगा, जो टॉपिक नहीं हुए हैं फिर जैसे जैसे होते जाए अटेम्प्ट करते जाइएगा। अपलोड हो ठीक है गया सर। होगा, नहीं अपलोड हुआ है तो बताइएगा, मैं फिर से उनको बोल दूंगा। तो बच्चों दो चार्जेस हैं Q1 Q2, कैपेसिटर सेपरेशन स्मॉल r, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम कितना हो के जाएगा? इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर। K Q1 Q2 अपॉन r। बच्चों जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे सेम वैसे ही लिखना है, बस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में अगर आपको याद हो तो हम लोग लिखते थे -g m1 m2 बाय r, ठीक है। यहाँ पे K Q1 Q2 बाय r लिखा जाएगा, जहां पे आपको Q1 और Q2 को विद साइन रखना है। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव Q1 Q2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो फिर वो माइनस के क्यू, दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो दो चार्जेस जो कि r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, इस पूरे सिस्टम की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी K Q1 Q2 बाई r रहेगा, ठीक है। बाकी बेसिक चीजें बच्चों वैसे ही चलेंगी, स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि Q1 एंड Q2 मस्ट गो विद साइन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको साइन के साथ रखना पड़ेगा। दूसरी चीज बच्चों, जैसे रेफरेंस लाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कहां पे लेते थे बच्चों, कहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते थे हम लोग? इन्फिनिटी पे। बिल्कुल, यहाँ पे भी रेफरेंस बिल्कुल इन्फिनिटी पे रहेगा, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानेंगे। अच्छा बच्चों, अगर आपसे सवाल पूछ दे कि बताइए कितना वर्क किया गया होगा एक्सटर्नल एजेंट को इस सिस्टम को बनाने के लिए, तो जो सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी है वही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा। सवाल में पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना वर्क करना पड़ा, तो माइनस ऑफ वर्क डन बाय नेगेटिव। ठीक है। तो जो भी आपसे सवाल में पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर रख दीजिएगा। SI यूनिट जूल होगी, बाकी सब बेसिक बेसिक चीजें हैं। अब अच्छा बच्चों, अगर दो से ज्यादा चार्जेस हो गए, मान लीजिए मैं एक ऐसा सिस्टम बना दूं जहां पे 4 चार्जेस रख दिया है कोनों पे स्क्वायर के, और मुझसे पूछ दिया जाए कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो फिर बच्चों कैसे करना होगा, क्या करना होगा? कोई अगर आप में से बताना चाहे। जैसे 4 चार्जेस वर्टाइसेस में, हाँ। सबकी पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करके पहले नेट निकाल की देंगे। वजह से पोटेंशियल Yes, sir. एनर्जी निकालनी पड़ेगी। फिर ऐड बिल्कुल। कर देंगे। जितने पॉसिबल पेयर्स बनेंगे, है ना, तो जैसे कितने बनेंगे बच्चों, वैसे 4 हैं तो 6 6 पेयर बनेंगे, है ना। तो इस 6 वाले बनेंगे पेयर की सर। पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखनी पड़ेगी, इस वाले पेयर की लिखनी पड़ेगी, इस वाले पेयर की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी, इस वाले की। ये तो हो गए 4 आपके, फिर 2 डायगोनल वाले, 2 डायगोनल हो जाएगा सर। और ये 6, ठीक है। तो 6 पेयर बनेंगे। मत करिएगा सवाल, मैं अभी आपको सवाल लगा के देता हूँ।
कुल मिला के आपको ये बताना था मुझे कि जितने पेयर्स बनेंगे सारे पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी आपको लिख के फिर जोड़नी पड़ेगी, है ना। हर एक पेयर के लिए विद साइन चार्जेस जाएंगे, अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऐसे करके सारे पेयर्स की लिखनी है और फिर आपको जोड़ना पड़ेगा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ज्यादातर केसेस में या तो आपको 2 बनेंगे सिस्टम, या 3 चार्जेस वाले सिस्टम, या 4 से ऊपर नहीं जाएंगे। मैं एक सवाल लेता हूं बच्चों जहां पे पोटेंशियल एनर्जी आपको सिस्टम की निकालनी होगी, तो लिख सर लीजिए। ये न्यू चैप्टर स्टार्ट हो ये गया। पहले लिख लेना है जी, सर, बिल्कुल, हाँ लिख तो लीजिए। पहले लिख लेते हैं ये। हाँ लिखिए लिखिए लिखिए। ये लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, ये मैं अभी आपको सवाल कराऊंगा तो उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सर ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। जी जी बिल्कुल। ये लिखा Q1 and Q2 must. गो विथ साइन, मतलब चार्जेस आपको साइन के साथ रखने हैं। Yes sir, yes. मासेस में ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे आपको चार्जेस साइन के साथ रखने हैं। डन सर। ठीक, चलिए बच्चों ये सवाल देखिए। सर स्लाइड बैक करना। ओके मैं कर देता हूँ, आप ये सवाल लिख लीजिए, मैं करता हूँ। 1-2 लाइन छोड़ दीजिए जो आपका रह गया है, फिर मैं लगाता हूँ स्लाइड। बच्चों बताइए इसका आंसर थोड़ा सा। वर्क डन टू असेंबल 3 चार्जेस इन अ कॉन्फ़िगरेशन शोन इन फिगर। कितना वर्क करना पड़ेगा इस सिस्टम को बनाने के लिए? सी। ओके सी ऑप्शन। ठीक है, सर सी ऑप्शन। ओके प्रेस सी ऑप्शन। Yes sir, option C आ रहा है। सर सी ऑप्शन। ठीक है। तो बच्चों जितना मुझे दिख रहा है इस वाले की जो पोटेंशियल एनर्जी है और इस वाले की जो पोटेंशियल एनर्जी कैंसिल हो जाएंगे, है ना ये दोनों, क्योंकि ये प्लस के 2q² a आएगा यस सर। और ये माइनस, और ये दोनों बच्चों जुड़ के हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई होके माइनस kq² a, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² a। तो बच्चों माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² a, तो सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, एक और सवाल बच्चों जो सर लिखना है ये सर। क्या क्या क्वेश्चन लिख ले। हाँ लिखिए लिखिए। एक और सवाल बच्चों बनता है इसी कॉन्सेप्ट पे, वो भी मैं कराता हूँ। तो देखिए सर लिखना सही है। हाँ लिखिए ना बेटा, ये पूरा सवाल लिख रहे हैं क्या? पूरा सवाल मत लिखा करिए बच्चों, है ना, हाँ पूरा सर मत बस लिखिए, डायग्राम डायग्राम बनाना। बनाइए और बस फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल ऐसा करके। अच्छा बच्चों अगर इसी सवाल में आपसे पूछ देता कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, कितना वर्क किया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस सिस्टम को बनाने के लिए? पॉजिटिव Positive हो जाता है सर। k² पॉजिटिव का kq² a। ठीक है, तो बस यही अंतर है। तो अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल पूछे तो केवल डेल्टा यू लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो माइनस ऑफ डेल्टा यू लिखना है। चलिए डन सर। अब बच्चों इसमें देखिए एक और कैटेगरी के सवाल कैसे बनते हैं, जिनका रह गया था बच्चों लिख लीजिए, किसी का रह गया था। एक और सवाल बनता है जैसे कि आपको बोल देगा कि एक प्लस q चार्ज है, ठीक है, मान लेते हैं प्लस 4q चार्ज है, और इससे कुछ r दूरी पे, ठीक है, इससे कुछ r दूरी पे एक माइनस q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और इस चार्ज का मास m है और माइनस q इस पे चार्ज है। ये फिक्स है बच्चों, 4q इज फिक्स, ये फ्री टू मूव नहीं है, फिक्स है। तो माइनस क्यू को रिलीज करेंगे, तो माइनस क्यू को रिलीज करेंगे तो आप इसकी स्पीड बता दीजिएगा माइनस क्यू की, जब ये r/2 दूरी पे है। तो पहले दूरी r थी, जब दूरी r/2 रह जाती है तो माइनस चार्ज की स्पीड बता दीजिए। मुझे सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आपको किसी को क्लिक हो रहा हो कि सर इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं तो बताना चाहे कोई तो बता सकते हैं। ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे थर्ड।
इक्वेशन पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे सर, पहले एक्सेलरेशन निकाल लेंगे इसका। एक्सेलेरेशन, बट बेटा एक्सेलेरेशन सर चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, सर चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी से भी निकल सकता है सर, चेंजिंग काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी सर पोटेंशियल एनर्जी निकाल के इक्वेट टू हाफ mv स्क्वायर कर देंगे। पोटेंशियल सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सब बराबर होता है सर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितनी इस चार्ज ने पोटेंशियल एनर्जी लूज करी होगी तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट बच्चों, लगा के मुझे बताइए आंसर, v का वैल्यू कितना आएगा। कॉन्सेप्ट आपको जो यूज करना है कि जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है उतना ही काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी जैसा उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक है। तो आप ऐसा सोच सकते हैं या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। भले ही आप ई फाइनल बराबर ई इनिशियल लगा दीजिए। और बच्चों सॉल्व करके मुझे आंसर बता दीजिए v कितना होगा। मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, किसी को कन्फ्यूजन है तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। √8 kq स्क्वायर बाय mr। ओके बच्चों ये दूसरी कैटेगरी के हैं सवाल बन जाएंगे, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, एक और मैं आपको कराऊंगा इसी तरह का। तो जो इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराना होगा तो आपने इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी लिख दी KQ1Q2/R, और जब आप रिलीज कर रहे थे ना इसको, ये वाला चार्ज रेस्ट पर से आप रिलीज कर रहे थे, ठीक है। तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। जब ये R/2 पे पहुंच जाएगा तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। इस वाले टर्म को इधर ले जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 4kQ/R आ जाएगा बराबर हाफ mv²। सिंप्लीफाई करेंगे √8 kq²/mr। बच्चों मैच कर रहा हूँ आंसर तो देख लीजिएगा। यस सर, ये मैच कर रहा है। ठीक है यस सर। ठीक। चलिए बाकी बच्चों करें अगला क्वेश्चन सॉल्व, मतलब अगर ये हो गया हो लिख लिया हो आप सबने तो सर अभी कर रहे हैं। लिखिए लिखिए। इसी में बच्चों अगला जैसे हो जाता है, अगला सवाल जैसे इसमें मैंने एक चार्ज फिक्स कर दिया था ना, जो अगला क्वेश्चन अगर हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, दोनों मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक फिक्स है एक मूव कर रहा है तो बिल्कुल सिंपल, आप ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए। अगर दोनों मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन कर देता हूं। देखिए अगर दोनों मूव कर रहे हैं तो क्या होगा। मान लीजिए बच्चों एक आपने इधर रख दिया प्लस चार्ज Q और मान लेते हैं इसका मास 4m है, ठीक है। और इधर रख देते हैं मान लीजिए माइनस चार्ज Q और इसका मास m है, ठीक है। दोनों रेस्ट पर से रिलीज कर दिया, ठीक है, दोनों रेस्ट पर से रिलीज कर दिया। और मान लेते हैं बच्चों की पहले इनकी दूरी r थी, ठीक है, पहले r थी दूरी, और सवाल में आपसे बोल दिया कि जब इनके बीच की दूरी आधी रह जाए, है ना, यानी r/2 रह जाए, तब आप दोनों की स्पीड बता दो कितनी होगी, v1 और v2 बता दो कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट एक बार फिर से वही है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, ठीक है। मतलब हम लोग बोल देंगे फाइनल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। बस इस बार अंतर क्या होगा
कि दो अननोन है, देखिए V1 भी है V2 भी है। अगर आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। आप में से कोई बच्चों गेस करना चाहेगा दूसरी इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करें, दूसरा रिलेशन कैसे निकालें? कोई भी आप तो मोमेंटम मोमेंटम कंजर्व कर सर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे सर। एब्सोल्युटली मोमेंटम कंजर्व करा Yes, देंगे, sir. क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटरनल फोर्स है, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगर मोमेंटम कंजर्व रहेगा बच्चों और मैं इसकी स्पीड v मान लेता हूं, ठीक है, इस वाले की स्पीड v मान लेता हूं, तो इसकी स्पीड बच्चों हो जाएगी v/4। कारण क्या है, इसकी स्पीड v/4 कैसे हो जाएगी? क्योंकि मोमेंटम सेम हाँ, मास mass का रेशियो बच्चों inversely. 1:4 है, तो वेलोसिटी 1/4 हो जाएगी। क्योंकि देखिए इसका मोमेंटम mv है, तो इसका इस डायरेक्शन में mv होना चाहिए, क्योंकि इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट में, इनिशियल मोमेंटम 0, तो मोमेंटम हमेशा 0 रहना चाहिए। तो इसका mv होगा, तो इसका अगर इसकी स्पीड हम v मानेंगे तो इसका v/4 हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों, अगर मैं जनरल कुछ आपको बोल दूं, जनरल कुछ सिनेरियो दे दूं कि इसका मास n टाइम्स m है, तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी बच्चों v/n हो जाएगी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे 2m है तो v/2, 4m है तो v/4, 8m है तो v/8, जैसा भी जो भी सिचुएशन दिया हुआ इस हिसाब से कर लेंगे। तो एक बार आपका स्पीड में रिलेशन आ गया है ना, जैसे मैंने इसको अभी इस सवाल के लिए मैंने मान रखा है 4m, तो 4m मान रखा है, तो यहाँ पे बच्चों आप v/4 रख दीजिएगा। ठीक है, एक इक्वेशन बनेगी। जैसे ही आपकी v की वैल्यू आएगी तो आप v/4 इजिली निकाल सकते हैं। सर क्या इसमें चार्जेस का सेम होना जरूरी है? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, चार्जेस की वैल्यू आप डिफरेंट ले सकते हैं, आप 2q ले लीजिए, है ना, लेकिन उससे चार्जेस की वैल्यू से स्पीड पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ई फाइनल बराबर ई इनिशियल, स्पीड पे केवल मास का अंतर पड़ेगा, तो ई फाइनल बराबर ई इनिशियल लगाएंगे, तो फाइनल इसका मैंने मास चार्ज ले लिया 2q, तो ई फाइनल बच्चों सॉल्व करते हैं और v की वैल्यू निकालते हैं। आप लोग भी निकालिए, मैं भी निकालता हूं। ये सेकंड कैटेगरी के सवाल बनेंगे जहां पे आपको वैल्यूज फाइंड करनी होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप लोग बच्चों सॉल्व करिए, पहले पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि दोनों रेस्ट पे हैं। फाइनल किसी का कुछ और आ रहा हो बच्चों तो देख लीजिएगा, बताइएगा, फिर डिस्कशन करेंगे हम लोग। बाकी मैच कर लीजिए। यही आ रहा है सर। ओके, तो जो पोटेंशियल एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से 3 तरह के सवाल, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो पहले वाला कि सिस्टम को बनाने में कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वहीं से बनेगा सवाल। थोड़ा सा कुछ और यूज़ करना चाहेंगे तो एक चार्ज फिक्स करके एक को मूव करा देंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। और थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो 2 चार्जेस हैं, दोनों फ्री टू मूव हैं, तो उस केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व और मोमेंटम कंजर्व। ठीक है, तो जो मास का रेशियो होगा उसके ऑपोजिट वेलोसिटीज का रेशियो हो जाएगा, ताकि मोमेंटम कांस्टेंट रहे। तो इसको एक बार कंपाइल करते हैं सर, आखिरी वाले को। बिल्कुल, देखिए पहले क्या था कि पहले
दोनों रेस्ट पे थे तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 बाई r, तो 2q पॉजिटिव है और माइनस है तो ये रख दिया, काइनेटिक एनर्जी 0 है। फाइनली जब इनके बीच की दूरी r/2 हो जाती है तो और कुछ स्पीड हो जाएगी तो रख देंगे k q1 q2 बाई दूरी r/2। पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी हाफ m, तो इसका मास 4m है, इस वाले का मास 4m है, तो हाफ m और ये v स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी v बाई 4 है ना, तो v स्क्वायर बाई 16। और इस वाले के लिए हाफ m, इसका मास m है और स्पीड v माना है तो हाफ m v स्क्वायर। इसको इधर ले आया और सब्ट्रैक्ट किया तो 2k स्क्वायर बाई r बनेगा, इधर दोनों को जोड़ दिया तो 5/4 हाफ m v स्क्वायर हो जाएगा, है ना, कैंसिल करके जोड़ेंगे, ठीक है, तो फिर मल्टीप्लाई करके इधर v का वैल्यू आ जाएगा 16k स्क्वायर बाई 5mr। कुछ कंफ्यूजन हो तो बच्चों तो पूछ लीजिए, ठीक है, ये एक्सट्रीम लेवल पे है, इससे ऊपर आप लोगों को नहीं परेशान करेंगे, ठीक है। बच्चों अगर हो गया हो तो बताइए, फिर अगला आगे बढ़ते हैं। हो गया सर, ठीक है, डन सर। जिन्होंने लिख लिया बच्चों अगली हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगली हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों देखिए कैसे डिफाइन करते हैं, आइए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, मान लीजिए बच्चों कोई पॉइंट ए है स्पेस में, ठीक है, और इन्फिनिटी से आप कुछ चार्ज पार्टिकल ला रहे हैं, ठीक है, पॉइंट ए पे, ठीक है, तो इस चार्ज पार्टिकल को लाने के लिए स्लोली वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कुछ करना पड़ा, और मान लीजिए अमाउंट ऑफ चार्ज जो ला रहे थे वो Q0 है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए इट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वी आर ब्रिंगिंग। तो जितना चार्ज ला रहे हैं और उस चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ा है, तो जितना वर्क करना पड़ा है डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल बी पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अब इसमें बच्चों दूसरी चीज जो ध्यान रखना है वो ये है कि वर्क डन और चार्ज बोथ मस्ट बी केप्ट विद साइन, केप्ट विद साइन, ठीक है। तो अगर वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है तो आपको पॉजिटिव वर्क रखना है, अगर वर्क डन नेगेटिव हो रहा है तो नेगेटिव रखना है, चार्ज पॉजिटिव ला रहे हैं तो पॉजिटिव रखना है, चार्ज नेगेटिव ला रहे हैं तो नेगेटिव रखना है। यूनिट की बात की जाए बच्चों तो यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम, जूल पर कूलम को ही बच्चों हम लोग वोल्ट बोलते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल वी से। डायमेंशन में आप लोगों से पूछना चाहूँगा, अगर आप में से कोई बताना चाहे डायमेंशन तो डायमेंशन बता दीजिए, और मुझे बता दीजिए क्वांटिटी किस टाइप की है, स्केलर है या वेक्टर है। ये स्केलर क्वांटिटी है, उसकी डायमेंशन, हाँ बिल्कुल यूनिट है। और डायमेंशन क्या हो जाएगा, MLT माइनस 3A-1। सर ml स्क्वायर, सर ml स्क्वायर, सर ml स्क्वायर इनटू t इनटू a पावर -1। ओके, तो देखिए बच्चों वर्क का जो डायमेंशन हो जाएगा वो एनर्जी का डायमेंशन ml2t-2, ठीक है, और चार्ज बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, एम्पियर इनटू टी, बहुत बढ़िया, एम्पियर इनटू टाइम, बिल्कुल एम्पियर इनटू टाइम कर देंगे, ठीक है, तो ये बदल जाएगा, बन जाएगा ml स्क्वायर और t बच्चों ऊपर चलेगा और t-3a-1, तो ये डायमेंशन बन जाएंगे आपके वोल्ट के। सर जिस पॉइंट पर हम चार्ज ला रहे हैं इन्फिनिटी से, राइट, वहाँ पे ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली, नहीं तो फिर हम वर्क किसके अगेंस्ट करेंगे, बिल्कुल सही है। यस सर, वही जो पॉइंट ए है, मेंशन, हाँ ये स्पेस का ऐसा पॉइंट है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, उसके आसपास कोई इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता, तो फिर चार्ज को लाने पे वहां पे कोई वर्क ही नहीं करना पड़ता ना, तो कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, किस वजह से वो हमें नहीं पता, पर ये पता है कि अगर यहाँ पे हम लोग चार्ज ला रहे हैं तो कुछ वर्क करना पड़ रहा है, अगर उस वर्क को हम लोग अमाउंट ऑफ चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो उस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा। अब बच्चों यूटिलिटी क्या है, पता मतलब यूजफुल क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूटिलिटी है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं आपको पॉइंट बोल दूं कि एक पॉइंट ए है, उसका पोटेंशियल है 10 जूल पर कूलम, तो जैसे ही मैंने डेटा देखा 10 जूल पर कूलम, तो मैं समझ गया कि यहाँ पे 1 कूलम चार्ज अगर हम इन्फिनिटी से लाएंगे तो हमें 10 जूल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल आपको पता है तो आपको पता चल जाता है कि उस पॉइंट तक चार्ज लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वो अंदाजा लग जाता है,
ठीक है। तो 1 कूलम लाने के लिए 10 जूल, तो 2 कूलम लाऊंगा तो 20 जूल, ऐसे करके हमें अंदाजा लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये यूनिट, ये पोटेंशियल पढ़ते हैं। अब बच्चों एक चीज और, ठीक है, मान लीजिए पॉइंट ए है तो ठीक है, अगर मैं आपसे बोल दूं कि यहां पे दूसरा पॉइंट एक बी है, ठीक है, और इस पॉइंट ए का पोटेंशियल मैं कुछ आपको दे दूं वी ए, और इस पॉइंट बी का पोटेंशियल कुछ दे दूं आपको वी बी। अब इन दोनों में चार्ज ट्रांसफर करना है। मान लीजिए बच्चों मैं चार्ज को ला रहा हूं पॉइंट बी से पॉइंट ए, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आप लिख रहे हैं तो प्लीज 1 मिनट लिखना रोक के डिस्कशन सुनिए, इंपॉर्टेंट। तो बी से ए तक बच्चों हम लोग मान लीजिए चार्ज ला रहे हैं, और इस प्रोसेस में कुछ जो वर्क करना पड़ रहा है डब्ल्यू एक्स टी, और जितना अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं मान लेते हैं वो क्यू नॉट है। ध्यान सुनिए, तो डेस्टिनेशन माइनस ऑरिजिन, ये बराबर होता है बच्चों वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ठीक है। तो अगर दो पॉइंट्स जो कि उनमें से दोनों पॉइंट फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है, तो पोटेंशियल, तो डेस्टिनेशन माइनस ऑरिजिन करना पड़ेगा आपको। डेस्टिनेशन माइनस ऑरिजिन बराबर जितना वर्क कर रहे हैं डिवाइड बाय चार्ज टेकन। यहां पे फिर से दोनों वर्क और चार्ज दोनों विद साइन आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इनमें से जो कुछ भी पूछा जाए वो आप सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं। एक्चुअली बच्चों अगर आप देखो तो ये डेफिनेशन और ये वाली डेफिनेशन सेम ही है। क्यों, कैसे सेम हो गई सर? क्योंकि देखिए अगर आप यहां पे करेंगे ना डेस्टिनेशन माइनस ऑरिजिन, तो डेस्टिनेशन है पोटेंशियल एट ए और ऑरिजिन है इन्फिनिटी। और बच्चों बाय डिफॉल्ट हम लोग पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना मानते हैं? हमेशा जीरो मानते हैं, बिल्कुल। तो ये एक्चुअल में यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे तो डब्ल्यू ई एक्स टी अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। तो इन्फिनिटी पे चूंकि पोटेंशियल जीरो होता है तो फिर ए पॉइंट का पोटेंशियल डब्ल्यू एक्स टी अपॉन क्यू नॉट हो जाता है। तो अगर दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन में ये रिलेशन होगा। तो ये सब नोट करने के बाद ये भी बच्चों आप नोट कर लीजिए, मैं सवाल कराता हूँ आपको। रेडी हो तो बताइएगा बच्चों, सवाल करेंगे फिर। डन सर। ओके, बदल दूं बच्चों, स्लाइड हटा दूं? यस सर। ठीक, चलिए बच्चों एक पॉइंट ए है, ठीक है, और इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए चार्ज पार्टिकल को जो वर्क करना पड़ रहा है एक्सटर्नल एजेंट से, वो वर्क है 10 मिली जूल, और जो अमाउंट ऑफ चार्ज हम लोग ला रहे हैं वो है -1 माइक्रोकूलम या -10 माइक्रोकूलम। आप पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना होगा बता दीजिए। सर -10 की पावर 3 वोल्ट। ओके -1 × 10⁻³ ओके, वोल्ट। बच्चों मैं पहला वाला अटेम्प्ट कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा जो लोग देखना चाहें, बिल्कुल सिंपल सवाल है। पोटेंशियल तो वर्क डन जितना लग रहा है 10 मिली जूल है, तो 10 × 10⁻³ पॉजिटिव वर्क डन बोला गया है, और तो हम पॉजिटिव रखेंगे। चार्ज है -10 माइक्रोकूलम, तो -10 और माइक्रोकूलम का मतलब हो गया 10⁻⁻6। तो जो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 10 का पावर रख देंगे -3 + 6। तो बच्चों -10⁻³ यानी 1000 तो सेकंड वाले में 0 आ रहा है। सर सेकंड का तो 0 second में 0 आ रहा है।
सर 20 आ रहा है सेकंड। 0 नहीं आएगा। ट्वेंटी आ रहा है। ओके, पोटेंशियल आपको बताना है बच्चों ए पे कितना होगा। अगर पोटेंशियल बी का 10 वोल्ट है और -10 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए 100 जूल का वर्क करना पड़ रहा है बी से ए तक, तो आपको बताना है 20 वही आ रहा वोल्ट है सर। सर, जीरो ही आ रहा है। सर जीरो जीरो ही आ रहा है। यस जीरो सर ही आ रहा है? जीरो ही है। यस 20 अच्छा वोल्ट आ हाँ रहा है ठीक है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ए नहीं आएगा। टू बी हाँ, होता तब आता 20। नहीं नहीं सही है सही है, पोटेंशियल एट ए बिल्कुल पॉसिबल है, जीरो डिफरेंस जीरो नहीं होगा। ठीक है ठीक है, बढ़िया है। चलिए पॉसिबल है, मैं चेक करता हूँ एक बार, है ना। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो ए से बी का हमें निकालना है बच्चों। तो सवाल में दे रखा है कि बी से ए ले जा रहे हैं और बी से ए तक ले जाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ रहा है वो है 100 जूल, और चार्ज जो हम ले जा रहे हैं वो -10 कूलम है। -10 कूलम। तो हमें पता है कि डेस्टिनेशन माइनस ऑरिजिन करना है, डेस्टिनेशन माइनस ऑरिजिन, और ये होगा वर्क डन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज। तो आंसर आ जाएगा -10 वोल्ट। ठीक है, अब सवाल में क्या दे रखा है, पोटेंशियल एट बी इज 10 वोल्ट। तो पोटेंशियल एट बी रख देते हैं, पोटेंशियल एट ए पूछा गया है बराबर -10। तो बच्चों ये दोनों -10 कैंसिल हो जाएगा, पोटेंशियल एट ए 0 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है, पोटेंशियल एट ए 0 आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो कुल मिला के आपको डेस्टिनेशन माइनस ऑरिजिन करना है, जितना वर्क हो डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज, और जो भी वैल्यूज हैं सब्स्टिट्यूट करके आपको आंसर निकालना है। किसी को कुछ डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो पूछ लीजिए, बाकी बेसिक ऐसा ही करना है आपको। रुक जाइए। लिखिए 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 बच्चों, जिन लोगों ने लिख लिया अगली हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हेलो सर, आवाज आ रही? आ रही, बताइए। सर ये जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव है ना, इसका मतलब क्या है यहाँ पे? नेगेटिव जैसे और वी ए पॉजिटिव, हाँ किस चीज के नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब आप पूछ रहे हैं? सर, जैसे वी ए नेगेटिव 1000 वोल्ट वो आया ना, हाँ हाँ, मतलब वोल्ट। कि आप ऐसा मान लो, जैसे दो दो मीनिंग निकाल सकते हैं। पहला कि इन्फिनिटी पे अगर 0 है तो इसका -100 वोल्ट है, तो इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है उससे 1000 वोल्ट ये कम है, पहली चीज। दूसरी चीज, यस सर। ये जो पॉइंट ए है ये किसी ऐसी सराउंडिंग में है जहां पे निगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है, निगेटिव चार्जेस के सराउंडिंग में है, इसलिए इसका पोटेंशियल नेगेटिव में है। ठीक है, और आप कुछ, ओके सर। हाँ अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग जानना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे हिंट दीजिए, मैं बता दूंगा अगर कुछ और आपको लग रहा है तो। बाकी दो तरीके निकाल सकते हैं, दो तरीके सोच सकते हैं कि इन्फिनिटी के कंपेरेटिवली ये 1000 वोल्ट का पोटेंशियल कम है और इसके सराउंडिंग में जो चार्जेस हैं वो ओवरऑल निगेटिव हैं, तभी इसका पोटेंशियल निगेटिव है। ठीक है, ओके सर। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना, जैसे मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा है Q। ठीक है, और ये फिक्स है बच्चों, ये मूव नहीं कर रहा है, ये फिक्स है, और इससे r दूरी पे हम लोग एक चार्ज पार्टिकल ला रहे हैं इन्फिनिटी से। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट A है जो कि r दूरी पे है इस चार्ज से, और यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट चार्ज ला रहे हैं Q0। तो हमें इस पॉइंट ए का पोटेंशियल निकालना है। तो हमें पता है पोटेंशियल एट पॉइंट ए जितना वर्क डन लगा होगा एक्सटर्नल एजेंट को इस Q0 को इन्फिनिटी से लाने में डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इस Q0 को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, जो कि होगी Q0 बाय R डिवाइडेड बाय Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल एट ए ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो जाएगा KQ बाय R। फिर से एक बार बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप यूज करेंगे ये फॉर्मूला, इसमें चार्ज Q साइन के साथ जाएगा। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव पॉइंट के पास है, पॉजिटिव चार्ज के पास है पॉइंट, तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, अगर निगेटिव चार्ज के पास है पॉइंट तो निगेटिव पोटेंशियल होगा। स्केलर क्वांटिटी है तो मल्टीपल चार्जेस अगर रख दिए जाएंगे बच्चों तो आप हर एक इंडिविजुअल चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिख के आप जोड़ देना अगर मल्टीपल चार्जेस होंगे तो। नोट कर लीजिए बच्चों।
पोटेंशियल एट ए के Q1 बाई R1 के माइनस Q2 बाई R2 के प्लस Q3 बाई R3। अगर एक से ज्यादा पॉइंट चार्जेस हैं तो हर इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज की वजह से आपको पोटेंशियल लिखना है और जोड़ देना है ना। जब भी आप Q रखेंगे तो साइन के साथ रखेंगे, यूनिट वोल्ट होगा, बाकी सारी बेसिक चीजें तो आपको पता ही है। जब रेडी हो जाइएगा बच्चों बताइएगा, सवाल किया जाएगा इस पे। बच्चों सवाल लगा दूं? डन है? लगाइए सर क्वेश्चन। डन सर। चलिए सर एक मिनट बैक स्लाइड कर दो। ओके, ये कर लीजिए सवाल, फिर मैं लगा देता हूँ बैक स्लाइड। ओके सर। सर सी ऑप्शन। ओके बच्चों सवाल में कुछ भी नहीं है, सीधे तो वैल्यू सी ऑप्शन। ओके सी ऑप्शन सर। सी ऑप्शन आ रहा। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सी ऑप्शन सर। थर्ड ऑप्शन सर। थर्ड ऑप्शन। ओके सी ऑप्शन। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है ना, जो जो चीजें हमें पता है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे k की वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 9 दे रखा है, q का वैल्यू 5 इंटू 10 के पावर माइनस 9 दे रखा है, और दूरी हमें सवाल में पूछी गई है, पॉइंट p का जो पोटेंशियल है वो 50 दे रखा है। ठीक है, इनफैक्ट बच्चों हमें यूनिट भी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 10 के पावर माइनस 9 प्लस 9 कैंसिल हो जाएंगे, 50 10, तो 9/10 या 0.9 मीटर आ जाएगा, यानी कि 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। एक और करते हैं बच्चों जहाँ पे मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट हैं। किसी को नोट करना है तो फटाफट से आप नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। डन सर। ठीक, सर एक सेकेंड। हाँ हाँ लिखिए लिखिए लिखिए। जो अगला सवाल लूंगा बच्चों उसमें मल्टीपल चार्जेस होंगे ना, रेगुलर हेक्सागन डन सर। या मल्टीपल चार्ज होंगे। किसी का रह गया था बच्चों तो लिख लीजिए। चलिए बच्चों अगला सवाल। सर सेलवे कर दीजिए। ओके, क्या रह गया था लिखना आपका? सेंटर में पोटेंशियल बताना है बच्चों आपको। .7 इंटू 10 पावर 6 आ रहा है। ओके, वैसे बच्चों हर एक
वर्टेक्स की सेंटर से दूरी कितनी होगी अगर कोई सर बता 10 सेंटीमीटर हो जाएगी सर साइड के बराबर होगी। 10 साइड के सेंटीमीटर बराबर होगी 10 सेंटीमीटर ही होगी। कारण इसका ये देखिए बच्चों, जो इंटीरियर एंगल होता है ना 120 होगा, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो इक्विलैटरल बनेगा। तो 10 10 10 हर एक साइड 10 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो पोटेंशियल 1 की वजह से निकाल लेंगे और फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नेट पोटेंशियल जो पॉइंट ओ पे होगा वो बराबर होगा के क्यू बाय आर। तो बच्चों ये जगह 45 इंटू 10 9 माइनस 6 प्लस 1 10 की पावर 45 10 की पावर 4। ये बच्चों एक की वजह से पोटेंशियल आएगा, ठीक है। तो ऐसे 6 चार्जेस हैं, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए इंटू 6 करना सर पड़ेगा। 2.7 10 पावर 6 आ रहा है। ओके, यस सर। बच्चों हाँ बिल्कुल 2.7 इंटू 10 के पावर 6 वोल्ट इतना आ जाएगा आंसर। चेक कर लीजिए बच्चों, है ना। तो अगर मल्टीपल चार्जेस रखे, कुल मिला के सवाल लेने का केवल एक ही पर्पस था कि अगर मल्टीपल चार्जेस रखे हैं तो आप सारे चार्जेस की वजह से नेट पोटेंशियल लिखिए और उसको जोड़ दीजिए। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और मल्टीपल चार्जेस रखे हैं तो फिर इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। अगली हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, जो लोग लिख चुके हैं, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। चलिए किसी का रह गया था, स्लाइड बैक करने के लिए कह रहे थे तो लिख लीजिए, कुछ रह गया है तो। अगली हेडिंग डाल दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। तो बच्चों रिंग मान लीजिए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। दो केसेस डन सर डन। दो केसेस डिस्कशन करेंगे, एक रिंग के सेंटर पे और एक रिंग के एक्सिस पे, ठीक है। तो पहला सवाल तो बच्चों आप लोगों से यही है कि मान लीजिए एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ठीक है, पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उसका रेडियस कैपिटल आर है, इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0 होगा, कुछ वैल्यू सर के क्यू अपॉन आर हो जाएगा सर, उसके सरफेस पे होगा वही सेंटर पे होगा, के क्यू अपॉन आर। के क्यू अपॉन यस सर। कारण क्या होगा बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहेगा? के क्यू बाई आर कैसे आप बोल रहे हैं? बिल्कुल सही आंसर है, के क्यू बाई आर होगा एब्सोल्युटली। कोई अगर लेकिन बताना चाहे कि के क्यू बाई आर कैसे आ गया, या कोई मतलब लॉजिक देना चाहें, या चलिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए मान लीजिए बच्चों, देखिए यहाँ पे जितने भी चार्जेस है ना, ये टोटल चार्ज मान लीजिए क्यू है, तो पोटेंशियल एट द सेंटर इसकी वैल्यू आ जाएगी के क्यू डिवाइड बाय आर। कारण क्या है सर, ऐसा कैसे आ रहा है? रीजन इसका ये है कि जो चार्जेस प्रेजेंट हैं, अगर आप हर चार्ज को देखिए, जैसे मैं इस चार्ज को देखूं या इस चार्ज को देखूं या इस चार्ज को देखूं, तो हर एक चार्ज की दूरी सेंटर से आर के बराबर है। तो के डी क्यू बाई आर, के डी क्यू बाई आर, के डी क्यू, सारे चार्जेस को जोड़ देंगे तो के क्यू बाई आर बन जाएगा, क्योंकि हर चार्ज की वजह से सेम पोटेंशियल है और सबको जोड़ देंगे तो टोटल चार्ज बन जाएगा, इसलिए पोटेंशियल के क्यू बाई आर है। अगर मान लीजिए बच्चों पॉइंट पी है, जो कि मान लेते हैं सेंटर से कुछ एक्स दूरी पे है, ठीक है, सेंटर से एक्स दूरी पे है, और ये रेडियस ऑफ द रिंग मैं मान लेता हूँ कुछ आर है, ठीक है। तो बच्चों एक्सिस पे पोटेंशियल की जो वैल्यू आती है, मान लीजिए इस दूरी को मैं जेड ले लेता हूँ, तो पोटेंशियल पी होगा जो रिंग की वजह से आएगा। मान लेते हैं रिंग पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। एक बार फिर से बच्चों, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पोटेंशियल प्लस क्यू के साथ रखेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो माइनस क्यू के साथ रखेंगे। चार्ज विल ऑलवेज गो विद साइन। तो इसमें जो वैल्यू आएगी बच्चों, आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई जेड, ठीक है। या जेड की वैल्यू भी अगर आप लिखना चाहें तो के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये पोटेंशियल एट पॉइंट पी होगा। सर कैसे आ रहा है ये? तो देखिए बच्चों, इसका कारण भी बहुत सिंपल है समझना। जितने भी चार्जेस है ना बच्चों, मान लीजिए आप टॉप वाला चार्ज ले लीजिए, या साइड वाला ले लीजिए, या इस साइड वाला, या बॉटम वाला, कहीं पे भी चार्ज ले लीजिए, हर एक चार्ज की पॉइंट पी से दूरी इसी के बराबर होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है। तो हर एक चार्ज उतनी ही दूरी पे है, तो के क्यू वन डिवाइड बाई जेड प्लस के क्यू टू डिवाइड बाई जेड, सबको जोड़ देंगे तो टोटल के क्यू बाई जेड बन जाएगा। तो रिंग की वजह से पोटेंशियल के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सेंटर पे के क्यू बाई आर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि एक्स की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो सेंटर पे के क्यू बाई आर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर एक सवाल करते हैं इसी पे।
बच्चों मैंने एक सवाल लिख रखा है ऊपर, जो लोग ये लिख लीजिएगा, ये एग्जांपल के तौर पे सवाल करना है। दो रिंग है बच्चों, एक लेफ्ट वाली रिंग, राइट वाला रिंग। लेफ्ट वाले रिंग का सेंटर सी है, राइट वाले रिंग का सेंटर ए है। दोनों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, दोनों का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों रिंग्स का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। आपको पोटेंशियल सी माइनस पोटेंशियल एट ए बताना है। सी का पोटेंशियल निकालना है और फिर बच्चों एक काम करते हैं ना, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, चलिए अच्छा कर ही लेते हैं, लिख लिया है तो। पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट ए बताना है बच्चों। सी पे पोटेंशियल निकालना है, ए पे पोटेंशियल निकालना है और सब्ट्रैक्ट करना है। थोड़ा सा स्टेप्स ज़्यादा रहेंगे, घबराइएगा नहीं। मुझे थोड़ा सा बताएंगे बच्चों, जैसे सी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे पोटेंशियल एट सी? के क्यू अपॉन आर से सर, के क्यू अपॉन आर से निकालेंगे पहले सी का, के क्यू अपॉन आर से निकाल लेंगे सर। और सोचिए बच्चों, सही है आपका, लेकिन सी पे पोटेंशियल इस रिंग सर की पहले सर फिर उसको सर वो सी रिंग का निकालेंगे सेंटर पे के क्यू बाय आर, फिर दूसरी रिंग का उसके सेंटर पे निकालेंगे। बिल्कुल बच्चों, एक्चुअली सी पे जो पोटेंशियल होंगे ना, तो वो एक्चुअली दो रिंग की वजह से होंगे। एक तो जो रिंग लेफ्ट पे रखी है उसकी वजह से, और जो रिंग राइट वाली है। तो रिंग वाली, जो लेफ्ट वाली रिंग है उसका और राइट वाली रिंग है उसका, दोनों का पोटेंशियल सी पे आएगा। तो आप लोग, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग भी सॉल्व करिए, कॉपी नहीं करिएगा, दिमाग लगाइए। आपकी सी पे सेंटर पे इसका लिखना है, फॉर्मूला सब आपके सामने बच्चों है ना, बस आपको उन फॉर्मूले को यूज करना है। ये भी बता दिया कि दोनों की वजह से पोटेंशियल आएगा। और के टर्म्स में ही बताइए बच्चों, पूरा मत सॉल्व करिए, के टर्म्स में ही रहने दीजिए उसको। फाइव हंड्रेड अपॉन 3 इंटू के आ रहा है सर, 500 के अपॉन 3। सर दोनों का डिफरेंस, सर दोनों का डिफरेंस निकालना है पहले। डिफरेंस निकाल लिया, अच्छा ओके ओके ओके। 600 के बाय 15 आ रहा है। 600 के बाय 15 आ रहा है, ओके। तो बच्चों मैंने सी का अलग से लिख लिया है, मैं ए का फिर से लिख रहा हूं, आप फिर हम लोग दोनों का कर लेंगे, ठीक है बच्चों। जो जीरोस हैं वो सेंटीमीटर की वजह से हैं। जो पोटेंशियल एट ए 0 आ रहा है क्या आपका? नो सर। कुछ वैल्यू आ रही थी आपकी? यस सर आ रही है। ओके सर पर दोनों पोटेंशियल मतलब उस पॉइंट पे 0 आ जाएगा। मेरा 0 आया। मेरा भी 0 आ रहा है। ए पे पोटेंशियल Yes. 0 आएगा। कारण क्या है ना ए पे 0 आने का, देखिए इसकी वजह से माइनस के क्यू बाई आर लिखेंगे तो ये माइनस के क्यू बचेगा, क्योंकि 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से लिखेंगे यहाँ पे तो के क्यू बाई जेड लिखेंगे। खाली के क्यू बच रहा है। हाँ कि खाली के क्यू बच रहा है दोनों में एक्चुअली, क्योंकि ये वाली जो दूरी है ना ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। यस सर। ए के बच्चों पोटेंशियल 0 आ जाएगी, और जो सी की पोटेंशियल है वो 16 बाई 15 के क्यू यही आया था। ठीक है, 1600 बाई 15 अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1600 के बाई 15। तो बच्चों पोटेंशियल एट सी माइनस ए जो अंतर आएगा ना वो आएगा 1600 के बाई 15। देख लीजिएगा बच्चों, अगर कुछ और आपके पास आ रहा है वैल्यू तो आप में से डिस्कशन कर लीजिए, पर पूछ लीजिएगा, बिल्कुल ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पोटेंशियल निकालना है बच्चों सी पे और ए पे, तो
इस रिंग की वजह से सी पे निकाल दीजिए, रिंग की वजह से ए पे निकाल दीजिए, फिर जब ए की बारी आएगी तो इस रिंग की वजह से ए पे और इस सी की वजह से, तो दोनों के सेंटर्स पे दो वैल्यूज आएंगी, एक लेफ्ट रिंग और एक राइट रिंग की वजह से। तो VC माइनस VA बराबर 1600/15 आएगा। फिर सवाल में पूछा गया है कि वर्क डन फॉर टेकिंग 2 कूलम चार्ज फ्रॉम C to A। तो दूसरे वाले का भी बच्चों अगर आप लोग -3200 K/15। बिल्कुल। बच्चों VC और VA देखिए आप लोग बोल नहीं रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है। अगर किसी को भी कुछ भी समस्या है तो आप मुझसे बात कर लीजिए, मैं समझा दूंगा आपको, है ना। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही लेकिन आपको लिखना आना चाहिए। तो समझ में आ गया सर, समझ में। C पे लिखेंगे तो दोनों रिंग की वजह से, A पे लिखेंगे तो दोनों रिंग की वजह से। अगर फिर भी कोई तकलीफ है तो आप मुझसे पूछिए। अब सवाल में पूछा गया कि 2 कूलम चार्ज को C से A तक ले जाना है, बताइए वर्क कितना करना पड़ेगा। तो बच्चों वर्क डन देखिए हम लोग डिफाइन करते हैं ना कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे हो जाएगा जितना चार्ज ले जा रहे हैं इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो बच्चों हमें C से A तक ले जाना है, तो C से शुरू करना है और A तक ले जाना है। तो डेस्टिनेशन A है, शुरू कर रहे हैं C से, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए VC माइनस VA ये है, तो VA माइनस VC इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो -1600 K/15। ये तो बच्चों आपका VA माइनस VC हो गया, ये वाली वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। और कितना चार्ज ले रहे हैं, 2 कूलम चार्ज ले जा रहे हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई सर आया है सर -3200 K/15। -3200 K/15 बिल्कुल। तो -3200 K/15 आंसर आ जाएगा दूसरे वाले हिस्से का, ठीक है। तो बच्चों ये रिंग की वजह से पोटेंशियल है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और सवाल मुश्किल लग रहा हो बच्चों तो बिल्कुल आप मेरे से बेझिझक पूछ लीजिए, है ना, कोई हिचकिचाहट वाली बात नहीं है। दोनों रिंग हैं, दोनों के सेंटर में पोटेंशियल लिखा और पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया। बच्चों आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे। तो हाँ बोलिए सर, DPP में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा यस सर। ओके ओके ओके, आप मुझे कल याद दिलाएंगे क्या, मैं बता दूंगा आपको। जी सर, जी सर। सर एक क्वेश्चन, सर जरा क्वेश्चन भी था सर DPP का। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलिए सर, ये जो आपने VC का सेकंड वाला निकाला है K-3/5, जो VC पोटेंशियल एट C निकाला है सेकंड वाला, वो कैसे निकाला है एक बार बता दीजिए। पोटेंशियल एट C, तो पोटेंशियल एट C निकालने के लिए आप ये जो लेफ्ट वाली रिंग है इसके सेंटर पे लिखना पड़ेगा, तो KQ/रेडियस। तो ये सर, ये तो आ गया समझ में। अब जब चूंकि इसके सेंटर पे इस वाली रिंग का भी इन्फ्लुएंस होगा, पास में रखे हैं, है ना, तो इसकी सेंटर से मतलब इस सेंटर की रिंग से जो दूरी होगी ना वो भी 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये 4 और ये 3, तो ये 5 सेंटीमीटर होगी। तो ये Z की वैल्यू इस वाली रिंग के लिए हो जाएगी KQ, तो KQ डिवाइड बाय Z का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, इसलिए ऊपर 100 चला गया, ठीक है। ठीक है सर, समझ गया। सर 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 सर, ये जो सेकंड फॉर्मूला है जिसमें KQ/में √R² + X² है, इसमें जो Q है ये चार्ज ऑन P है या फिर चार्ज ऑन रिंग है? नहीं नहीं, P पे तो कुछ चार्ज ही नहीं है, P पे तो पोटेंशियल निकाल रहे हैं, चार्ज केवल रिंग पे है। P पे चार्ज, P पे सर यहाँ पे हम लोगों ने पोटेंशियल एट C माइनस पोटेंशियल एट A निकाला है सर। और सर हमसे सेकंड पार्ट में पूछ रहा है वर्क डन एक्सटर्नल निकालना है जब हम C से A जा रहे हैं। सर आपने साइन क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि जब C से आप A जा रहे होंगे तो आपका डेस्टिनेशन A है, शुरुआत कर रहे हैं C से, तो हम लोग जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं ना, जैसे वर्क डन निकालते हैं, तो हमेशा आप पोटेंशियल डिफरेंस की जगह लिखते हैं डेस्टिनेशन, जहाँ ले जा रहे हैं डेस्टिनेशन और जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ओरिजिन, तो डेस्टिनेशन माइनस ओरिजिन, उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्सटर्नल वर्क निकालने के लिए। तो हम सर उसमें सर ये कर सकते हैं सर, फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हैं सर। हाँ, फाइनल माइनस इनिशियल इनटू Q, ठीक है। जहाँ सर यहाँ पे सर, हाँ सर एक DPP का क्वेश्चन था सर। ओके सर, बोलिए। सर DPP नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5। हाँ ओके, पढ़ देंगे क्या आप तब तक सवाल? सर दिया हुआ है कि मतलब ग्राफ दिया हुआ है सर उसमें, तो उस पर देख कर बताना है। क्या बताना है सर? उसमें रिलेशन ऐसे क्वेश्चन दिया था, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू चार्जेस Q1 and Q2 along the line joining the charges is plotted against the distance from Q1। ओके,
taking rightward direction of electric field as positive and shown in the figure, then the correct statement is. अच्छा ओके ओके कौन से डीपीपी का है? सर डीपीपी नंबर 3 का सर क्वेश्चन नंबर 5 डीपीपी तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन नंबर 5 ओके 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 ठीक है। तो देखिए जो नल पॉइंट अगर आप देखेंगे ना बेटा, नल पॉइंट मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो वो नल जीरो पॉइंट होती है किसके सर। करीब आ रहा है? Q1 के करीब आ रहा है ना नल पॉइंट, क्योंकि अगर बीचों बीच से मतलब जैसे मैं समझाता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q1 और यहाँ पे चार्ज रखा है Q2, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे दिख रही है ना, नल पॉइंट यहाँ पे कहीं पे है, थोड़ा सा Q1 के पास में है, तो Q1 के पास है मतलब मॉड ऑफ Q1 जो है वो छोटा होगा मॉड ऑफ Q2 से। आप ये समझ पाए? जी सर। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नल पॉइंट चूंकि Q1 के करीब है तो इसका जाहिर सी बात है इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, है ना? ठीक है सर। ठीक है। अब दूसरा चीज पूछा है कि नेचर कैसा होगा, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर आप इधर देखो ना, जब आप इसके पास जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हो जा रही है, और जब इसके पास जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो रही है। इसका मतलब ये ठीक है सर। नेगेटिव है पॉजिटिव। हाँ एक सेकंड है ना, इसके पास जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो रही है। एक सेकंड इधर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और इधर नेगेटिव हो रही है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड हो जा रही है। नहीं ये दोनों पॉजिटिव होंगे। कारण मैं बताता हूँ कि नल पॉइंट एक तो पहले दोनों पॉजिटिव होंगे। कारण क्या है? एक तो नल पॉइंट बच्चों बीच मिल गया है ना, अगर दोनों ऑपोजिट नेचर के होते, ठीक है, तो फिर बीच में नल पॉइंट नहीं मिलता है ना। मैंने आपको बताया था नल पॉइंट अगर सेम नेचर के हैं तभी बीचों बीच नल पॉइंट मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यस सर। हाँ, तो दोनों सेम नेचर के होंगे। अब कौन पॉजिटिव है, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव, वो कैसे डिसाइड होगा? तो देखा गया कि जब बिल्कुल आप Q1 के पास पहुंच जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, यानी Q1 पॉजिटिव है। अगर Q1 पॉजिटिव है तो Q2 को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि नल पॉइंट बीचों बीच आ रहा है। समझ रहे हैं क्या? यस सर यस सर। तो दोनों का नेचर पॉजिटिव होगा और Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ठीक सर है, ये बस नल पॉइंट के लिए मतलब वैलिड रहेगा ना? हाँ ठीक है सर। ठीक है बच्चों, मैं डीपीपी थोड़ा सा मुझे याद दिलाइएगा, डीपीपी डिस्कशन करना है। आप लोग 3 डीपीपी कर लीजिएगा, है ना? 3 DPP तक मैं करूंगा। सर कल पूछ लेंगे सर। सर छठवें तक, सर छठवें तक। छठवें तक हो जाए, छठवें डीपी तक हो यस जाएगा। सर। यस सर, छठवें सातवें तक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए, लेकिन मैं 3 ही शायद डिस्कशन कर पाऊंगा, है ना? चलिए बच्चों मेरी क्लास है। हाँ बोलिए। पूछना था सर, कल पूछ लेंगे सर। हाँ पूछ लीजिएगा, चलिए धन्यवाद।